अब आपको एक मिनट एक खबर में हर बड़ी खबर बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज आजादी के 75 साल के जश्न की शुरुआत साबरमती से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद साबरमती आश्रम से स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रमों की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित अनेक सांस्कृतिक और डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साबरमती आश्रम में मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत के गौरवशाली इतिहास में 12 मार्च एक विशेष दिन है। साल 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव की साबरमती आश्रम से शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री सुबह 10:05 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:30 बजे साबरमती आश्रम आएंगे। 10:30 बजे से 12:15 बजे तक साबरमती आश्रम में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी क्वाड देशों की बैठक को संबोधित करेंगे। क्वाड देशों में शामिल जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका की आज पहली बैठक होने जा रही है। क्वाड देशों की ये बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन शामिल होंगे। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक और सैन्य साझा सहयोग के एजेंडे पर बातचीत हो सकती है। साथ ही कोरोना जैसी महामारी से निपटने में चारों देशों की भूमिका और नए वैश्विक माहौल में सप्लाई चेन की नई व्यवस्था और जलवायु परिवर्तन भी बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि क्वाड देशों की वजह से कोरोना के लिए जिम्मेदार चीन की चिंता बढ़ गई है। दरअसल चीन को लगता है कि क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ मिलकर कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं। चीन को यह भी लगता है कि क्वाड समुद्र में चीन के आसपास अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है और भविष्य में उसे टारगेट किया जा सकता है। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आज नंदीग्राम से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बंगाल की चुनावी राजनीति में सबसे अहम सीट बन चुकी नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब टीएमसी से बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रदेश बीजेपी की ओर से बताया गया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। दरअसल इस सीट पर इस बार बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। जहां कभी ममता से सबसे करीबी रहे, अब बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी और ममता का मुकाबला सीधे आमने सामने का होने वाला है। ममता बनर्जी ने इस बार कोलकाता की भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, जहां से ममता ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि इसके बाद ममता के पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। इधर नामांकन दाखिल करने से पहले शुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को महाशिवरात्रि के मौके पर नंदीग्राम के एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी मंदिर में नामांकन से पहले ममता बनर्जी भी गई थी। शुवेंदु अधिकारी ने पूजा के बाद नंदीग्राम में रोड शो भी किया। और इस बार ममता बनर्जी व्हील चेयर से ही चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। जानते हैं एक मिनट में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद व्हील चेयर पर बैठकर ही चुनाव प्रचार करेंगी। ममता ने अस्पताल से इसकी जानकारी भी दी है। ममता का संदेश वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। 1 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो संदेश में ममता बनर्जी अस्पताल के बेड से ही कह रही हैं कि मैं अपनी कार के बोनट पर खड़े होकर नमस्कार कर रही थी। उसी समय मेरे ऊपर दबाव आ गया और कार से मुझे चोट लग गई। ममता ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में अपनी फील्ड पर वापस लौट जाऊंगी। हो सकता है कि पैर में कुछ समस्या जरूर रहेगी, लेकिन मैं उसे मैनेज कर लूंगी। मैं अपनी जनसभाओं को बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसके लिए कुछ दिन मुझे व्हील चेयर पर रहना पड़ सकता है। मुझे इसमें से आप लोगों का सहयोग चाहिए। ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि शांत और संयमित रहें। ऐसा कुछ न करें जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी हो। गौरतलब है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगने की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता को लगी चोट में प्रधानमंत्री का नाम घसीटने पर बीजेपी ने ऐतराज जाहिर किया। ममता बनर्जी को लगी चोट के खिलाफ टीएमसी पूरे बंगाल में प्रदर्शन करेगी। वहीं ममता बनर्जी को लगी चोट पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि इतनी सुरक्षा के बाद भी मुख्यमंत्री पर हमला कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी, जेड कैटेगरी में रहने वाले एक प्रोटेक्टी सीएम
5 बीजेपी के लड़के उसके अंदर घुस जाते हैं और उनको गाड़ी से गिरा के उनके सर पे पैर पे चोट कर देते हैं और वो 5 आदमी गायब हो जाता है। उधर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के स्कूटी से गिरने की बात कही थी, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्रधानमंत्री को जैसा बोलना नहीं चाहिए था इतना वो बोले। बीजेपी ने सौगत राय के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने ममता पर चोट के मामले में भड़काऊ बयान दिया है। जेडीयू ने ममता को लगी चोट के मामले में प्रधानमंत्री के नाम को घसीटने को गलत बताया है। चुनाव आयोग ने टीएमसी के पत्र का जवाब दिया है। आयोग ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यूपी में सड़क किनारे बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा, योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। सड़क किनारे अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। यूपी सरकार ने सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का फैसला किया है। फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, चर्च हो या गुरुद्वारे, सरकार उन्हें हटा देगी। यूपी के गृह विभाग ने सभी जिलों में डीएम और मंडल कमिश्नरों को निर्देश जारी किया है कि सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाए। गृह विभाग ने कहा है कि वो सभी कब्जे जो धार्मिक स्थल के नाम पर सड़कों पर किए गए हैं उन्हें खाली किया जाए। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जिलों के डीएम और मंडल कमिश्नरों को पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने लिखा है कि सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाए। इसकी रिपोर्ट 14 मार्च तक देनी होगी। इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए और कितनों पर कार्रवाई की गई है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बदसलूकी की गई। मारपीट और धक्का मुक्की की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं और तस्वीरों में पिट रहे लोग पत्रकार हैं। पहले तो अखिलेश यादव ने इन्हें अपनी बात रखने के लिए बुलाया, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू किए तो अखिलेश का पारा चढ़ गया और फिर उनके सुरक्षा कर्मियों ने हद पार करते हुए कई पत्रकारों से बदसलूकी की और मारपीट शुरू कर दी। भीड़ के बीच खड़े अखिलेश यादव भी पत्रकारों को आंख दिखाते रहे और अपने गुस्से से उन्हें दबाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पत्रकार सिर्फ अखिलेश से अकेले में बात करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव और उनके सुरक्षाकर्मी इसके लिए तैयार नहीं थे। सवाल यह है कि आखिर अखिलेश पत्रकारों के सवालों से भाग क्यों रहे थे। उधर पत्रकारों से बदसलूकी पर बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि अभी सत्ता से बाहर हैं तब इतनी गुंडई है, सोचिए सत्ता में रहते तो कितना नशा होता होगा। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर मुरादाबाद आए हुए हैं, जहां उन्हें कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेना था। भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, इस वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है, भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। राहुल ने अपने ट्वीट में एक कंटेंट फोटो शेयर किया है जिसमें लिखा है कि भारत अब पाकिस्तान की तरह ऑटोक्रेटिक है, बांग्लादेश से भी बदतर हो गया है। राहुल गांधी ने स्वीडन इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के बाद स्वीडन इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत केवल आंशिक रूप से आज़ाद है। स्वीडन इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से चुनावी निरंकुशता में बदल दिया बताया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि जब भी कहीं भारत विरोधी कुछ भी छपता है, राहुल गांधी तुरंत उसे प्रचारित करने लग जाते हैं। राहुल गांधी के कहने मात्र से भारत अलोकतांत्रिक नहीं हो जाता। राहुल गांधी को वो सभी लोग अच्छे लगते हैं जो भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई विदेश की संस्था या कोई ऐसा समाचार आ जाता है जो भारत के विरुद्ध हो। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 5वीं बार टाली गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 5वीं बार टालने के संबंध में प्रतियोगी छात्रों को भरोसा दिलाया है कि अब परीक्षा 2 या 3 महीने के लिए नहीं टाली जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बहुत जल्द ही यह परीक्षा कराई जाएगी, बस कुछ हफ्तों के भीतर ही। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि कुछ लोग परीक्षा ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव होना जरूरी है। ये बेहतर होगा कि ऐसे लोगों का पहले वैक्सीनेशन हो जाए और किसी भी प्रतियोगी छात्र के मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि परीक्षा ड्यूटी में लगे लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के मुताबिक इससे पहले जब भी परीक्षा टाली गई थी तब मैंने कहा था कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। आज ये परीक्षा इसीलिए स्थगित की गई है क्योंकि कोरोना के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि मैं छात्रों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहता
लेकिन मैं उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं जो अतिरिक्त समय मांग रहा हूं, वो बस ज्यादा बेहतर तैयारी के लिए है। गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। यूपी के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान की खबर है। जिस फैक्ट्री में यह आग लगी है, वहां मास्क और पीपीई किट बनाने का काम किया जा रहा था। फैक्ट्री में आग की सूचना मिलते ही कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री में लगी आग में कुल 14 लोगों के झुलसने की खबर है। सभी घायलों का अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जारी है। फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम में धमाके भी हुए हैं। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। सूचना के आधार पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और आग पर कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में सर्जिकल ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट, फेस शील्ड, बैंडेज और टेप बनाई जाती है। आग को देखते हुए आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। एहतियातन आसपास की फैक्ट्रियों को भी पुलिस ने खाली करा लिया। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। वहीं तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार अशांत बना हुआ है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से ही हालात सामान्य नहीं है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार हिंसक झड़प हो रही है। म्यांमार में फिर सुरक्षा बलों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग जान बचाने के लिए भागे। अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों ने हेलमेट लगा रखे थे और इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार के अलग अलग शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारियों के हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, तो कहीं गोलियां चल रही हैं। लेकिन म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध थम नहीं रहा है। 1 फरवरी के बाद से म्यांमार में अब तक 60 लोगों की पुलिस कार्रवाई में मौत हो चुकी है, जबकि 2000 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। अर्जेंटीना में आग लगने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। दक्षिण अर्जेंटीना में आग लगने से 200 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। पुदगानिया में 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में आग लगने से आसपास की बस्ती भी चपेट में आ गई। तस्वीरों से पता लगाया जा सकता है कि कैसे जंगल की आग ने रिहायशी इलाकों को बुरी तरह नष्ट कर दिया है। बहुत सारे घर पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं, कुछ नहीं बचा। चपेट में आए लोगों का कहना है कि हमारे पास वही बचा है जो उन्होंने पहन रखा है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। आग की चपेट में आने से कई जानवर भी मारे गए हैं। पूरे इलाके में मौजूद हजारों गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट को बड़ा झटका लगा है। हालांकि बुधवार को हुई बारिश ने आग की लपटों को काबू लाने में मदद जरूर की, लेकिन बड़ा नुकसान होने से नहीं बचा पाई। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति और पानी की सप्लाई को बहाल करने का काम तेजी से जारी है। अर्जेंटीना का चबूत प्रांत एक प्राकृतिक वंडरलैंड है जो एंडीज पहाड़ों और अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद है।